हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बारिश के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हो गया था, लेकिन बरामदे पर ढेर सारे पत्ते और धूल मिट्टी इकट्ठा हो गई थी। तो बाहर निकलकर श्रुति झाड़ू लगाने लगी। उसकी सास कांता जी भड़कते हुए कहने लगी, एक तो काम वाली को पैसे देकर पैसे बर्बाद करती है, ऊपर से खुद भी साफ सफाई में समय बर्बाद करती है। इसलिए तो कहती हूँ कि काम वाली को बुलाने की जरूरत ही क्या है। बर्तन कितनी देर तक झूठे पड़े रहते हैं, घर की साफ सफाई भी किसी और के भरोसे पड़ी रहती है। इससे अच्छा तो तुम ही सारा काम कर लेती। हम्म, हमारे जमाने में तो हम अकेले ही सारा काम कर लेते थे। श्रुति धीरे से बोली, मम्मी जी, आप संयुक्त परिवार में रहती थी, सभी लोग मिलकर काम कर लेते थे। अब मुझे सुबह बाहर दुकान पर भी बैठना पड़ता है, घर के भी इतने सारे काम होते हैं, मैं अकेले इतना सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। उसकी सास मुंह बनाते हुए बोली, अरे दुकान का नाम तो ऐसे ले रही है जिससे सारा खर्चा दुकान से ही चल रही है। अपने शौक पूरे करने के लिए और घर के कामों से बचने के लिए तुमने वो दुकान खोली है। उसके लिए भी अलग से काजल को पगार देकर खर्च तो करना ही पड़ रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। इससे अच्छा घर में रहकर घर के काम संभाल लेती। अब श्रुति ने ज्यादा बहस करना सही नहीं समझा और वह चुपचाप झाड़ू लगाकर किचन में चली गई। शाम की चाय का समय हो रहा था, तो वह किचन में जाकर चाय बनाने लगी। श्रुति पापड़ बहुत अच्छा बनाती थी, तो उसने घर के बाहर ही एक छोटे से कमरे में अपना काम शुरू किया था। वह सुबह मात्र 3 घंटे ही दुकान खोलती थी, उतने में ही उसकी काफी आमदनी हो जाया करती थी। सास उसे बहुत छोटा काम समझती थी, लेकिन श्रुति आत्मनिर्भर थी, उसके लिए यही संतुष्टि वाली बात थी। अभी वह रसोई में चाय बना ही रही थी कि तभी उसकी सास कांता जी की बौखलाई हुई आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, ये सब कैसे हो गया। सास की बातें सुनकर वह घबरा गई। वह लपकते हुए रसोई से बाहर आई तो उसका चेहरा देखते ही सास झल्लाते हुए बोली, अरे गैस पर चाय छोड़कर यहाँ मेरी बात सुनने के लिए क्या आई हो। बाद में अपनी ननद को फोन करके पूछ लेना। वह घबरा गई और कहने लगी, क्या हुआ दीदी को। तो कांता जी कहने लगी, कुछ नहीं हुआ है, बस उसके साथ सीढ़ियों पर से गिर गई है। अब जाओ जाकर चाय बनाओ, और हाँ सुनो, मौसम अच्छा है तो थोड़े पकोड़े भी तल लेना। इतना कहकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, देख बेटा, तू हॉस्पिटल में भागदौड़ करने के चक्कर में अपना ध्यान रखना मत भूलना। खुद के खाने पीने के लिए भी समय जरूर निकालना। वह बेटी को सलाह देने लगी और बहू को किचन में जाने का इशारा करने लगी। तब श्रुति वापस रसोई में चले आई। उसका मन बहुत उदास हो गया कि उसकी ननद की सास सीढ़ियों पर से गिर गई है और सास को तो बस अपने चाय और पकौड़े की पड़ी है। खैर, अब सास ने ऑर्डर दे ही दिया था। थोड़ी देर में ही रसोई पकोड़े की खुशबू से महकने लगी, लेकिन श्रुति को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्दी से चाय नाश्ता बनाकर अपनी सास को दे आई और उसने अपने फोन उठाकर अपनी ननद ममता को फोन लगाकर बात की, तो उसे पता चला कि ममता अभी हॉस्पिटल में ही थी। उसकी सास को गंभीर चोट आई थी। अब उसकी सास को लगभग 5 महीने के लिए बेड रेस्ट पर ही रहना था। ये सब सुनकर श्रुति को बहुत बुरा लग रहा था। अगले दिन वे लोग भी जाकर अस्पताल में उनसे मिलकर आ गए थे। श्रुति सभी के लिए घर से खाना बनाकर ले गई थी। वहां से आने के बाद उसकी सास कांता जी का चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि बेटी का काम और कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। श्रुति को भी ममता और उसके परिवार के लिए अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन कांता जी को तो कुछ और ही सोच रही थी। शाम को जब श्रुति खाना बनाने के लिए किचन में जाने से पहले सास से ये पूछने के लिए आई कि आज खाने में क्या बनेगा, तो उसने सुना कि उसकी सास फोन पर बात कर रही थी। उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि वह अपनी बेटी से बात कर रही थी और कह रही थी, देखो बेटा, शादी होने का ये मतलब नहीं कि बहू ससुराल की नौकरानी बन जाती है। अब तुम घर की इकलौती बहू तो हो नहीं, तुम्हारे जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते हैं। माँ की जिम्मेदारी तो उन लोगों की भी बनती है ना। फिर तुम अकेले ही सारा काम क्यों संभालोगी। तुम अपनी जेठानी को कहो कि वे आकर सास को वहाँ से ले जाए। उधर से ममता की आवाज आई। वे कहने लगी, माँ, ऐसी हालत में मैं माँ जी को इतनी दूर तक का सफर तय करने कैसे दे सकती हूँ, और मैं यहाँ पर ही हूँ, तो फिर भैया भाभी को परेशान करने की क्या जरूरत है। वे लोग टिकट देख रहे हैं, माँ जी से मिलने के लिए वे लोग चले आएंगे। मैं माँ जी को यहाँ से कहीं और जाने के लिए नहीं बोलूंगी, आखिर ये उनका ही घर है।
तब कांता जी बेटी से नाराज होते हुए बोली, मैं तो तेरे फायदे की बात कर रही हूँ, लेकिन तू तो समझती ही नहीं है। अच्छा सुन, जब तेरी जेठानी चली आए तो तू मायके चली आना। वह हैरानी से बोली, माँ ऐसे समय में मायके कैसे आ सकती हूँ मैं? कांता जी गुस्से में बोली, तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी सास का ऑपरेशन हुआ है तो कोई बहाना बनाकर मायके चली आओ, यहाँ आकर आराम से रहो, इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? तुमने सास की सेवा करने का ठेका ले रखा है क्या? सास की बात सुनकर श्रुति हैरान रह गई, क्योंकि उसे सास ने पिछले 1 साल से मायके नहीं जाने दिया था और वो बेटी को ऐसे समय में मायके आने के लिए कह रही थी। फिर सास को सबक सिखाने के लिए श्रुति ने भी तय कर लिया कि वह इस बार मायके जाकर ही रहेगी। उसने चुपचाप अपने भाई से कहकर ऑनलाइन टिकट बुक करवा ली थी। 1 सप्ताह के बाद ही उसकी टिकट हो गई थी। उधर बार बार कांता जी अपनी बेटी को फोन करके कह रही थी कि तुम अपने ससुराल की जिम्मेदारियां छोड़कर मायके चली आओ, लेकिन ममता समझदार थी। वह बार बार माँ को ही बोल देती थी कि माँ अभी यहाँ मेरी जरूरत ज्यादा है, ऐसे समय पर मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़कर नहीं आ सकती। तो उसकी माँ उससे ही नाराज हो जाती थी। सारा खेल श्रुति की आंखों के सामने ही चल रहा था और वह बस सही मौके की तलाश में थी। देखते ही देखते समय बीत गया। अगले दिन उसे मायके के लिए निकलना था। उसने चुपचाप अपने कमरे में पैकिंग कर ली थी और उसने अपने पति मोहित को भी बता दिया था कि वह मायके जाने वाली है। साथ ही सास की सारी हरकतें भी उसने मोहित को बता दी थी। तो मोहित ने भी उसे भरोसा दिलाया था, इस बार तुम मायके के लिए निकल जाना, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगले दिन सुबह सवेरे उसने नाश्ता तैयार किया। रास्ते के लिए उसने अपने लिए पराठे रख लिए था। मोहित उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले चुका था ताकि वह पत्नी को स्टेशन छोड़ने जा सके। नाश्ते के बाद श्रुति ने कहा, मम्मी जी आज मैं मायके जा रही हूँ। ये सुनकर वह बौखलाकर कहने लगी, अरे इस तरह अचानक से मायके किस लिए? तो श्रुति कहने लगी, मम्मी जी मैं 1 साल से मायके नहीं गई, मुझे माँ से मिलने का मन कर रहा है। वे कहने लगी, अरे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, ऐसे में तू सास की सेवा करना छोड़कर मायके में जाकर आराम करेगी तो लोग क्या कहेंगे कि कैसी बहू मिली है। पड़ोस में तुम्हारी बुआ सास की बहू को देखो, वो कैसे सास की सेवा में लगी रहती है। श्रुति चुप न रह पाई। वह बोल पड़ी, मम्मी जी मैं दिन रात देख रही हूँ आप दीदी को फ़ोन करके उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही हैं कि सास की सेवा करने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है। तो क्या मैंने आपकी सेवा करने का ठेका ले रखा है जो आप मुझे 1 साल से मायके नहीं जाने दे रहे हैं? आपको तो कुछ हुआ भी नहीं है, दीदी की सास तो बिस्तर पर पड़ी है, फिर भी आप कहती हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर मायके भाग आओ। मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर मायके नहीं जा रही। मैंने काजल को कह दिया है 1 सप्ताह तक वह आकर आपके लिए खाना बना दिया करेगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप पड़ोस वाली बुआ जी की बहू को बुला लीजिएगा। आखिर दिन भर आप उनकी तारीफ जो करती रहती हैं कि वह बहू बहुत अच्छी है, तो आप भी देखिए कि बुआ जी की बहू आपकी कितनी सेवा कर सकती है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर उसने सास के पैर छुए। कांता जी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि बहू उन्हें क्या से क्या सुना रही है। जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक मोहित उसके बैग लेकर बाहर निकल चुका था और श्रुति भी गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। कांता जी हड़बड़ाते हुए गेट तक आई, तब तक गाड़ी निकल चुकी थी। कांता जी उससे बहुत नाराज हो गई। जब श्रुति ने मायके जाकर उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया, लेकिन श्रुति उनका दोहरा व्यवहार देख चुकी थी, इसलिए उसने भी तय कर लिया था कि सास की नाराज़गी का असर वह अपने आप पर नहीं पड़ने देगी। 1 हफ्ता मायके में रहने के बाद वह वापस आई, तब भी सास सामान्य व्यवहार नहीं कर रही थी, लेकिन श्रुति ने इस बात को नज़रअंदाज किया। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी मानसिक शांति किसी के मुंह फुलाने से खराब नहीं होने देगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी सास की सोच बेटी और बहू को लेकर बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए उसने तय कर लिया था कि वह अपना फ़र्ज़ निभाएगी, लेकिन अपनी इच्छाओं को भी महत्व ज़रूर देगी, क्योंकि
उस घर में बहू के बारे में सोचने वाली सास नहीं थी, तो उसने अपने लिए खुद ही सोचना था और खुद ही सारे फैसले लेने थे। वैसे भी उसका पति उसके साथ था, तो उसे ज्यादा दिक्कत नहीं थी। बस उसे सास के तानों को नजरअंदाज करना ही सीखना था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।